अडानी अंबानी का फ़ायदा। तो 20 रुपये प्रति यूनिट बिजली को करने के लिए सरकारें कह रही हैं कि हमारे पास जो है कोयले का संकट है। हिंदुस्तान में अगर कोई संकट आता है जी, तो वो संकट जो है उसका फ़ायदा अनिवार्य रूप से अडानी को होता है, अंबानी को होता है, टाटा को होता है। हिंदुस्तान में कोयला लाने का सारा व्यापार जो है अडानी के पास है। नंबर 2 पे अंबानी आते हैं जी। अंबानी का भी जैसे दिल्ली में BSES है और जगह हैं। भारत के पास 319 अरब टन कोयला है और ये कोयला जो है हिंदुस्तान चाहे तो 300 साल तक इस्तेमाल कर सकता है। 5 साल में जब से मोदी जी ने तय किया कि हम कोयले का एक निजीकरण करेंगे कोल खदानों का, तो कोल इंडिया को धीरे धीरे कमज़ोर किया गया। पहिए बनाने के हमारे यहाँ संकट है। 20,000 जोड़ी जो है पहिए देश में बनने बंद हो गए हैं और सरकार कह रही थी कि पहले हमने ये जो पहिए बनाने का ठेका जो है यूक्रेन को दिया था। अब क्या है कि रेलवे के पास ट्रैक नहीं है क्योंकि रेलवे ने अपना विकास बंद कर दिया। पहिए सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में रेलवे के हमारे यहाँ बनते थे, वो हमने वो कारखाना बंद कर दिया। अगर राम भक्त हैं तो राम जी जैसे रहते थे बिना बिजली के, हम भी बिना बिजली के रहेंगे और मोदी जी के गुण गाएंगे। दोस्तों आदाब है, मैं निशामत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ रविंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र कुमार जी, देश में कोयला संकट है और जैसा मैं कह रहा हूँ और आप मुस्करा भी रहे हैं उस बात के ऊपर कि कोयला संकट आया हुआ है कि लाया गया है। पर हालांकि सन 2014 से कोई चीज़ लाई नहीं जाती, हो जाती है अपने आप। मोदी जी हैं तो सब चीज़ मुमकिन है, उसको वो दूर भी कर लेंगे। अभी तो विदेश गए हैं वो सब यूरोप की समस्याएं सुलझाने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि कोयले के संकट से बिजली का संकट आना शुरू हो गया है? इसके बारे में आपकी क्या स्टडी है? एक बात आप समझ लीजिए, हिंदुस्तान में अगर कोई संकट आता है जी, तो वो संकट जो है उसका फ़ायदा अनिवार्य रूप से अडानी को होता है, अंबानी को होता है, टाटा को होता है। और कोयला संकट के समय में समझिए कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े 3 प्राइवेट प्लेयर हैं जी, वो यही हैं। अडानी के सबसे बड़े बिजली के कारखाने भी हैं, वितरण के कारखाने भी हैं। अडानी के पास जो है सबसे ज़्यादा खदानें भी हैं। हिंदुस्तान में कोयला लाने का सारा व्यापार जो है अडानी के पास है। नंबर 2 पे अंबानी आते हैं जी। अंबानी का भी जैसे दिल्ली में BSES है और जगह हैं, तो उनका एक बड़ा रोल है। और एक टाटा है जो कि बम्बई में सबसे अच्छी, जिसके बारे में कहा जाता था कि हिंदुस्तान में अगर सबसे अच्छी बिजली सप्लाई की कंपनी है तो बम्बई में है, वो टाटा के पास है। जी, यही था जी। अब देखिए, ये संकट जो है पैदा नहीं किया गया, ये जानबूझकर एक रणनीति के तहत हो रहा है कि कैसे आप लोगों को अब उनके जो बिजली है जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसकी मद में आप उनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठ सकते हैं। ऐंठने के लिए क्या है कि आप देखिए कि कोल इंडिया जो है सबसे बड़ी संस्था है। 1973 में जब पूरे कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब कोल इंडिया एक सबसे बड़ी संगठन बन के आया था और देश में 90% कोयले की आपूर्ति वो करता था, या कुछ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी जो कि ये काम करती थी। बाकी उससे पहले आप अगर इतिहास में जाएं तो 1773 से पहले हिंदुस्तान में कोयले की कोई वैल्यू नहीं थी। कोयला पहली बार जो है रानीगंज पश्चिम बंगाल में अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे निकाला। और सबसे पहला जो इस्तेमाल कोयले का हिंदुस्तान में आता है वो जब 1853 में जब हम थाने में स्टीम इंजन रेल लाइन चली, स्टीम इंजन में वो इस्तेमाल हुआ, तो पहला उसका औद्योगिक इस्तेमाल तब हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि आज के समय में कोयला जो है दुनिया में जिन देशों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है उनमें भारत दूसरे नंबर पर है। भारत के पास 319 अरब टन कोयला है और ये कोयला जो है हिंदुस्तान चाहे तो 300 साल तक इस्तेमाल कर सकता है। आज भी हम जो है तकरीबन 1 करोड़ टन कोयले के उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हम सिर्फ 80 लाख टन जो है निकाल पाते हैं। और उसका निकालने के लिए आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में कोल इंडिया जो कि सरकारी संस्था है, जिसका काम था कि वो कोल माइंस को जो है पूरी तरह व्यवस्थित रखे, उनका आधुनिकीकरण करे, उनको जो है वहाँ से जो कोयला है वो रेलवे के ट्रैक पर चले और जहाँ जहाँ जाना है वहाँ जाए। और अमूमन जो है हिंदुस्तान में इस समय 135 जो है कोयले के बड़े कारखाने हैं जहाँ बिजली बनाई जाती है, और कुछ ऐसे कारखाने हैं जो कि प्राइवेट कंपनियों को दिए गए थे जो अपने संयंत्रों में, जैसे भेल है और जो दूसरी राउरकेला है जहाँ पे स्टील की फैक्ट्रियाँ हैं, तो वो अपने कारखाने में इस्तेमाल करने के लिए अपनी उन्हें कोल खदानें दी गई थी, जिन्हें कैप्टिव कोल खदानें बोला जाता है। अब हुआ क्या कि पिछले 5 साल में
जब से मोदी जी ने तय किया कि हम कोयले का एक निजीकरण करेंगे कोल खदानों का, तो कोल इंडिया को धीरे धीरे कमज़ोर किया गया। कमज़ोर इस तरह किया गया कि उसको जो पैसा जो कि विभिन्न जो है राज्य सरकारों द्वारा दिया जाना था, विभिन्न कोल संयंत्रों द्वारा, कारखानों द्वारा दिया जाना चाहिए था, वो देना बंद कर दिया। तो 20,000 करोड़ रुपए आज के समय में कोल इंडिया को विभिन्न लोगों से लेना है। तो कोल इंडिया क्या हुआ, कर्ज में डूब गई। कर्ज में डूबने के बाद हमने देखा कि जिस दौरान हमारे देश में लॉकडाउन था, उस समय जो है सारी ट्रेनों को बंद कर दिया गया और देश में जो कोयले की जो बिजली की खपत है वो हमारे यहाँ 220 गीगावाट से कम होकर 82-83 गीगावाट रह गई। तो कोयले के कारखाने के बारे में एक बात समझ लीजिए कि कोयले से जो बिजली बनाने वाला वो संयंत्र होता है, अगर उसे बंद कर दिया जाए तो अगर उसे दोबारा चालू करना हो तो उसे 1 महीने तक लगातार गर्म करना पड़ेगा। अच्छा। तब वो जो है अपना उत्पादन कर पाएगा। और दूसरा, बिजली के बारे में एक बात और है कि बिजली को आप स्टोर नहीं कर सकते। पानी को स्टोर कर सकते हैं, गेहूं को स्टोर कर सकते हैं और चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। बिजली जो है वो अगर आई है तो उसे कंज्यूम करना ही पड़ेगा। चाहे इसीलिए हमने देश में जो है नेशनल पावर ग्रिड की स्थापना की थी। और नेशनल पावर ग्रिड क्या करता था कि देखता था कि भाई कहाँ कितनी कमी है, कहाँ कितनी ज़्यादा सरप्लस है, और वो उसको पूरे देश में फैलाकर जो है उसको संयोजित करके उसका मैक्सिमम यूज़ हो, ये करता था। अब सरकार ने क्या किया कि एक तो कहा कि हम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो उन्होंने नेशनल पावर ग्रिड के जो विकास की जो लगातार उसको चालू रखने की एक परंपरा है उसको ठप किया। उसमें कोई विकास नहीं हुआ पिछले 3 सालों में। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का कोई विकास 3 साल में नहीं किया, मोदी जी ने बंद कर दिया। दूसरा, उन्होंने क्या किया कि कोल इंडिया से जब कोयले की खदान में जब नई मशीनें आएंगी, जब वहाँ पर नई रेलवे लाइन होगी, तब ट्रैक बिछेगा, तब ट्रेन से आएगा। अब एक तो ट्रेन को मोदी जी ने कहा कि हम इन्हें बंद करेंगे, रेलवे को बंद करेंगे और रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। जी जी जी। तो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए रेलवे की हालत आज के दिन यह है कि जो अब डिब्बे बनाने के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, अगर ट्रैक पे दोहराएंगे तो पहिए के साथ चाहिए, ट्रैक चाहिए। ट्रैक चाहिए जी। तो पहिए बनाने के हमारे यहाँ संकट है। 20,000 जोड़ी जो है पहिए देश में बनने बंद हो गए हैं। और सरकार कह रही थी कि पहले हमने ये जो पहिए बनाने का ठेका जो है यूक्रेन को दिया था। अब यूक्रेन में हो रही है लड़ाई, तो 4 महीने से वहाँ से पहिए नहीं आ रहे हैं। अब 20,000 पहिए ढूंढने के लिए मोदी जी गए हैं। अभी जो आपको लग रहा है ना यूरोप गए हैं, वो यूरोप और काम के लिए नहीं गए, वो इस काम के लिए गए कि 20,000 जो है पहिए कहाँ से हम जो है किस देश से खरीदें। और आप समझो जैसे ये ऐसे ही है जैसे आग लगे तो आप जो है कुआं खोदने लगो। तो अब क्या है कि रेलवे के पास ट्रैक नहीं है, क्योंकि रेलवे ने अपना विकास बंद कर दिया। पहिए सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में रेलवे के हमारे यहाँ बनते थे, वो हमने वो कारखाना बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो ना हमारे पास पहिए हैं, ना हमारे पास वो डिब्बे हैं। और जब डिब्बे मिल जाएगा कि एक लंबी ट्रेन बनती है तो रेलवे ट्रैक बोलते हैं। जी जी जी। उसमें कोयला लद के आता है। अब इस बीच क्या हुआ कि जब हमने देखा कि कोल इंडिया ने कोयला कम निकाला है तो वहाँ पर जो है पटरियाँ भी बिछानी बंद करी। बहुत सारी कोयला खदानों की तो पटरियाँ ही बेच खाई वहाँ। अब अगर कोयला निकल भी आए तो वहाँ पर ट्रैक नहीं है जिससे आप जो है अपनी जो ट्रेन है वो ले जाएं। तो ऐसी हालत बदहाली किसने की? मोदी जी ने की। मोदी जी ने किस लिए की? मोदी जी ने इसे की कि अडानी का, वो चाहते थे कि अडानी को हम कोयले का दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बनाएंगे। तो इसके लिए आपको याद होगा मोदी जी 5 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो क्वींसलैंड वगैरह दूसरी जगह पर मोदी जी ने अडानी को कोयले की खदानें दिलवाई थी। SBI से लोन दिला, SBI ने 1 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया था। था। अब हुआ क्या कि पिछले 2 साल पहले अचानक जो है ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई और वो आग ऐसी भीषण थी 6 महीने तक पूरे ऑस्ट्रेलिया में जलती रही। सारे उनके वहाँ के जैसे कहते हैं कि 50 लाख से ज़्यादा तो कोआला, कंगारू और दूसरे वन्य जीव मर गए। अब जब वो मर गए तो वहाँ के लोग जो है खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम जो है अपने कोयला खदानों से, अपने एनवायरनमेंट से किसी को खेलने नहीं देंगे। तो मैं भी एक बार अभी 2 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया गया तो हम जो है मेलबोर्न के सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचे तो वहाँ पर लोग जो है पिटीशन साइन करवा रहे थे सबसे। अच्छा। कि हम अडानी की कोयला खदानों को ऑस्ट्रेलिया में चलाने की अनुमति देने के खिलाफ हैं और वो साइन करा रहे थे। मैंने भी साइन किया उस पिटीशन पे। तो वहाँ के लोगों ने जब आग लग गई तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ से कोयला नहीं आएगा। तो एक तो अडानी का पैसा वहाँ डूब गया, कोयला खदानों से जब कोयला नहीं निकलेगा तो हमारे यहाँ नहीं आएगा। दूसरा, कोयले की डिमांड पैदा करने के लिए हमने जो है जो सारा का सारा जो शिपयार्ड था, जो पानी के जहाज से कोयला आता है, तो वो सारा का सारा हमने नेशनल शिपयार्ड को ख़त्म करने के लिए अपना जो जितनी भी सरकारी जो शिपयार्ड की कंपनियाँ थी, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, उसको बेच दिया। बेचने के बाद अब हमारा कोयला कैसे आएगा? वो आएगा चाइना के जो जहाज़ हैं उनसे आएगा।
अब चाइना ने क्या किया कि हमारे जो टैंकर और जो कोल लाने वाले जो शिप थे उनको जो है अपने ही बंदरगाह पे रोक रखा है, वो उनको रिलीज नहीं करता। हाँ तो वो जब नहीं आते तो आप समझिए इंडोनेशिया का जो कोयला हमारे यहाँ आता है वो जो है एक तरह से 3 गुना महंगा हो गया है। 3 गुना महंगा होने के बाद वो जब जैसे मान लो गुजरात के पोर्ट पर पहुँचेगा या विशाखापट्टनम के पोर्ट पर पहुँचेगा तो जो बिजली बनेगी उसकी कीमत जो है 17 रुपये से ज़्यादा होगी पर यूनिट। अब 17 रुपये पर हो यूनिट जाएगी जी, 17 रुपये पर यूनिट प्लस कंपनी का फ़ायदा, अडानी अंबानी का फ़ायदा, तो 20 रुपये प्रति यूनिट बिजली को करने के लिए सरकारें कह रही हैं कि हमारे पास जो है कोयले का संकट है, बिजली का संकट है, बिजली आ नहीं रही। और आज ही सरकार ने कहा है कि हमारे पास जो इस समय बिजली की जो मांग है उसमें 10 गीगावाट बिजली हमारे पास कम है। 10 गीगावाट का मतलब समझिए 6% बिजली हमारे पास कम है अभी। और ये जब है जब हमारा टेम्परेचर जो है 40 डिग्री है। जब ये टेम्परेचर जो है मान लीजिए 46, 47, 48 हो जाएगा तो उस समय हमारे यहाँ बिजली की डिमांड जो होगी और उसमें जो सप्लाई होगी उसमें आप समझिए 60 और 40% का अनुपात आ जाएगा। मतलब कि देश में 80 गीगावाट बिजली जो है कम होगी। और कम होगी तो क्या होगा कि सारे जो नेशनल पावर ग्रिड है वो एक बड़ा संतुलित चीज़ है। पावर ग्रिड पर अगर एक ग्रिड पे ज़्यादा असर पड़ेगा तो वो ग्रिड जो फेल हो जाएगा। और अगर एक ग्रिड एक बार फेल हो गया तो आप समझिए पूरे हिंदुस्तान के सारे ग्रिड फेल हो जाएंगे। तो ऐसी हालत में आपको मानकर चलना चाहिए कि हम जो है राम जी के युग में जो है बिजली नहीं थी। सीता जी जब पंचवटी में रहती थी तो बिजली नहीं थी। श्रीलंका में जो उस समय रावण की सोने की लंका थी उसमें बिजली थी। तो हमारे यहाँ बिजली नहीं थी तो हम जो है राम भक्त हैं। तो राम जी जैसे रहते थे बिना बिजली के, हम भी बिना बिजली के रहेंगे और मोदी जी के गुण गाएंगे। बहुत आगे बड़ा संकट आने वाला है बिजली का, इससे सावधान रहिए। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।